पहले क्या था? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो यहाँ क्या होगा? चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम। चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम। भी आते हैं, घुमाओ इसको, कैसे घुमाएं? एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे नहीं घुमा सकते क्योंकि ये 40 फिंगर नहीं है। ये 40 फिंगर कोई अगर ऐसे करके घुमा रहा है तो उसका आंसर क्या आ जाएगा? क्या ऐसे फिंगर फोल्ड होता है हम लोग का? नहीं होता है। किसी का होता हो तो भी मत कर देना, ठीक है? बोले मेरा तो होता है, ठीक है? इधर आ जाए, ध्यान दो। सर्कुलर मोशंस के अंदर पहले एक तुमको दिमाग में डाल देना है कि ये वो चैप्टर है जिसको कोई भी टीचर चाहता नहीं कि पहले स्टार्ट करे, क्योंकि इसका लेवल बहुत अलग है। और माना जाता है जिसका सर्कुलर मोशन, रिजिड बॉडी डायनामिक्स, ये चैप्टर स्ट्रॉन्ग है। सेंटर ऑफ मास, कोलिजन, मोमेंटम, वो फिजिक्स में बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये बहुत अच्छा पोर्शन है। जितना एप्लीकेशन इसका सर्कुलर मोशन में खुद नहीं है ना, उतना रोटेशन मोशन में। अगर वेटेज का बात करेंगे तो वेटेज के हिसाब से तुम्हारा सर्कुलर मोशन से क्वेश्चंस कम आता है, रोटेशन मोशन से ज़्यादा आता है। लेकिन कनेक्टेड टॉपिक है, बुक में देखना एनसीईआरटी वगैरह के अंदर अलग किया हुआ है। सर्कुलर मोशन को 2 डायमेंशन मोशन में डाल दिया है, पोइटाइल मोशन के साथ, ठीक है, या वेक्टर के साथ, और रोटेशन मोशन को डाल दिया सेंटर मास, कोलिजन, मोमेंटम के साथ, ठीक है। लेकिन क्या मेरे हिसाब से सर्कुलर और रोटेशन एक ही चैप्टर है। सर्कुलर ही बाद में जाकर के कुछ पोर्शन में रोटेशन में कन्वर्ट होता है। अब बेसिक डिफरेंस क्या है कि सर्कुलर क्या चीज़ होता है, रोटेशन क्या चीज़ है, क्या फ़र्क है? देखो, हम भी घूम रहे हैं, एक पार्टिकल भी क्या कर रहा है? घूम रहा है। तो सर्कुलर रोटेशन, जो भी हम सर्कुलर मोशन में पढ़ेंगे वो सब रोटेशन में क्या होगा? अप्लाई होगा। रोटेशन मोशन में कुछ टॉपिक नया सीखेंगे, जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, एंगुलर मोमेंटम है, टॉर्क है, ये सब वहाँ पे नया सीखेंगे। लेकिन जो भी रोटेशन में सीखेंगे वो सर्कुलर में अप्लाई कर सकते हैं, और जो भी सर्कुलर में सीखेंगे वो रोटेशन में अप्लाई कर सकते हैं। वेटेज नीट के अंदर सर्कुलर मोशन से थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन आता है जेई के मुकाबले। जेई में सर्कुलर से बहुत कम क्वेश्चन आता है, रोटेशन में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। इसीलिए अगर सर्कुलर नहीं किए तो रोटेशन भी नहीं होगा। क्लियर है? स्टार्ट करते हैं। सर्कुलर मोशन, ध्यान दो, कुछ बच्चों के दिमाग में ये बैठ जाता है कि सर्कुलर मोशन तभी कहलाएगा जब वो एक कंप्लीट सर्कल में रिवॉल्व करेगा। ये बात बिल्कुल सही है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, जैसे देखो ये क्या कर रहा है, सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, तो क्या कहलाएगा? सर्कुलर मोशन कहलाएगा। लेकिन मान लो कि ये यहाँ से मोशन कर रहा था, मोशन कर रहा था, मोशन कर रहा था, और यहीं पे आके रुक गया, आगे नहीं गया, वहीं पे क्या हो गया? रुक गया। तो क्या सर्कुलर मोशन नहीं कहलाएगा? कहलाएगा, ठीक है। कोई भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करे या सर्कुलर आर्क में मूव करे। इस एग्जांपल के तौर पे हम क्या बोले, पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट किया t इक्वल टू 0 सेकेंड पे, 0 सेकेंड पे, और कुछ देर बाद वो यहाँ पे आ गया t इक्वल टू t सेकेंड पे, ठीक है। पहले यहाँ था और अब यहाँ है, कुछ एंगल कवर किया होगा, वो मान लेते हैं क्या? थीटा। यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पर मोशन क्या हो गया? रेस्ट में आ गया, फिर से खत्म हो गया। तो ये भी क्या कहलाएगा? सर्कुलर मोशन ही कहलाएगा। वो सर्कुलर मोशन कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट सर्कुलर मोशन है। हाफ सर्कुलर मोशन, क्वार्टर सर्कुलर मोशन, कंप्लीट सर्कुलर मोशन, बात में है ना। तो इसलिए जो सर्कुलर मोशन का डेफिनेशन होगा बेसिकली सबसे सीधा साधा यही होगा, मोशन ऑफ अ पार्टिकल इन अ सर्कुलर आर्क और इन अ सर्कल इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। सर्कुलर पाथ में मूव करे या सर्कुलर आर्क में मूव करे, क्या कहलाया जाएगा? सर्कुलर मोशन, ठीक है। अब हम तुमको समझाना चाहेंगे कि एक सर्कुलर मोशन होने का पहले कंडीशन क्या है। मोशन ऑफ पार्टिकल, मोशन ऑफ पार्टिकल इन अ सर्कुलर आर्क, इसको क्या कहेंगे हम लोग? सर्कुलर मोशन। अब वो सर्कुलर आर्क कंप्लीट भी हो सकता है, ठीक है। ये हो गया। अब ध्यान दो, हम दिखाते कंडीशन क्या होगा। कंडीशन, ध्यान दो अच्छे से। सपोज कर लो कि ये एक पार्टिकल है और वो अभी सीधा एक स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा था। इसका वेलोसिटी क्या है? v है। अगर तुम इसको डिस्टर्ब नहीं करोगे तो क्या होगा? ये मूव करता रहेगा, करता रहेगा। कब तक? जब तक इसको डिस्टर्ब ना किया जाए। अभी हम क्या बता रहे हैं कि इसका वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब है कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। वेलोसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और साथ में क्या है? डायरेक्शन। क्या है? अब वेलोसिटी का बात किया जाए कि डिपेंड किस पे करता है? किस पे डिपेंड करता है? मैग्नीट्यूड पे भी और डायरेक्शन पे भी। दोनों में से एक भी चेंज हो जाएगा तो वेलोसिटी क्या कहलाएगा? चेंज हो गया। अभी हम इस केस में हम बोल रहे हैं कि दोनों का दोनों कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट, तो v चेंज होगा? नहीं होगा। तो चेंज इन v क्या आ जाएगा? 0। चेंज इन स्पीड क्या आ जाएगा? 0। तो कि वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, मतलब कि मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, और तो ना तो स्पीड चेंज कर रहा है, मतलब कि स्पीड का मतलब बोल सकते हो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड,
और ना ही डायरेक्शन चेंज कर रहा है, ठीक है ना। स्पीड में तुमसे मैग्नीट्यूड का बात करोगे, वेलोसिटी में दोनों का बात करोगे। तो अगर दोनों ही कांस्टेंट है तो स्पीड भी कांस्टेंट है और डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, मतलब कि वेलोसिटी भी क्या हो गया। तो वेलोसिटी कांस्टेंट होने के लिए दो चीज़ का कांस्टेंट होना जरूरी है, मैग्नीट्यूड भी और स्पीड कांस्टेंट होने के लिए सिर्फ एक चीज़ का कंडीशन है, डायरेक्शन तो वहाँ होता ही नहीं है, मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए। तो फॉर कांस्टेंट स्पीड, अगर स्पीड बोले कांस्टेंट है इसका मतलब क्या हो गया, मैग्नीट्यूड मस्ट बी कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड मस्ट बी। अगर बोल रहा है क्या कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसके लिए क्या होगा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ मस्ट बी होना पड़ेगा कांस्टेंट। क्लियर है, मे बी में नहीं चलेगा, मस्ट बी कांस्टेंट। क्लियर है, समझ में आ गया। अब एक बात समझो, हम क्या कर रहे हैं, इसको चाह रहे हैं कि भाई किसी तरह से ये सर्कुलर पाथ में क्या हो जाए, रिवॉल्व हो जाए, क्या हो जाए, सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व हो जाए। तो हम क्या किए, इसको अपनी तरफ बुलाना चाहे। अगर मान लो कोई एक फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में या एक्सेलरेशन लगाएगा इस डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी का वैल्यू क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर यही एक्सेलरेशन वो अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। मतलब हम सीख रहे हैं कि अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अलॉन्ग होता है तो वेलोसिटी इंक्रीज करता है, और अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अगेंस्ट होता है तो वेलोसिटी क्या होता है। तो हम ये कंडीशन पढ़ाए थे, क्या चीज़ का, कंडीशन फॉर एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन पढ़ाए थे, कहाँ, वन डायमेंशन मोशन के अंदर में। लेकिन अगर एक एक्सेलरेशन या कोई फोर्स इस दिशा में एक्ट हो जाए, मान लो कि अचानक यहाँ पे एक रस्सी था इस पार्टिकल के साथ बांधा हुआ, हम इसको ढीला करके रखे हुए थे, वो सीधा चल रहा था, अचानक टाइट कर दिए, तो क्या हो गया, टाइट करने से क्या होगा, इसके अंदर टेंशन आ गया। हमको टेंशन से मतलब नहीं, यहाँ एक फोर्स चाहिए था, बस फोर्स आ गया। अब बताओ क्या ये फोर्स इस वेलोसिटी की वैल्यू को बढ़ा पाएगा, नहीं, क्योंकि ना तो ये फोर्स का कंपोनेंट, ना ही ये फोर्स वेलोसिटी के, ना ही अलॉन्ग है, ना बढ़ा पाएगा ना घटा पाएगा। लेकिन ये कोशिश कर रहा है क्या कि भाई तुम घूमो, तुम कहाँ हो जाओ, नीचे हो जाओ। तो अब ये क्या करेगा, अब इस फोर्स की वजह से वेलोसिटी जो है वो कुछ ऐसा पाथ करना स्टार्ट, क्योंकि इसके पास एक वेलोसिटी इधर भी है, और जो वाई में एक फोर्स आया है फिलहाल, इस फोर्स की वजह से क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा, और इस एक्सेलरेशन से भी क्या होगा, एक वेलोसिटी आएगा। तो अब वो जो वेलोसिटी क्रिएट होगा, अब इस कंपोनेंट के पास या इस ऑब्जेक्ट के पास दो वेलोसिटी हो जाएगा, एक एक्स में जो कि कांस्टेंट है क्योंकि ये फोर्स उसको इंक्रीज नहीं कर सकता है, डिक्रीज नहीं कर सकता है, और एक वाई में जो वेरिएबल वेलोसिटी है, क्योंकि यहाँ पे जो वेलोसिटी आएगा वाई में फिलहाल वो क्या होगा, वेरिएबल होगा। क्यों वेरिएबल होगा, क्योंकि फोर्स उसके अलॉन्ग है, वो इंक्रीज करेगा। तो उन दो वेलोसिटी का रिजल्ट कहाँ से आएगा, बीच से। इसमें भी क्वेश्चन मार्क हो जाता है क्या। अब बीच से जो बात आता है ना, तो बीच तो ये स्ट्रेट लाइन भी होता है ना, तो क्या पार्टिकल ऐसे जाएगा, आंसर होगा नहीं। याद करो प्रोजेक्टाइल मोशन में आप क्या कर रहे थे, कि अगर सपोज कर लो कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, हम लोगों ने क्या किया, एक वेलोसिटी फेंका था और ग्रेविटी कहाँ था, है ना, ग्रेविटी कहाँ था, नीचे था। तो ये पार्टिकल क्या हो गया, ऐसे घूम गया, किधर, ग्रेविटी के दिशा में। मतलब कि जिधर एक्सेलरेशन है उधर वेलोसिटी लगातार इंक्रीज कर रहा है, तो कर्व को अपनी तरफ बेंड कर लेगा, स्ट्रेट नहीं रह सकता है। दो वेलोसिटी रहेगा और वो भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो रिजल्टेंट कहाँ आएगा, बीच से। दो फोर्स रहेगा तो भी रिजल्ट बीच से, तो भी रिजल्ट क्या आएगा, बीच से, स्ट्रेट लाइन। लेकिन एक साइड वेलोसिटी रहेगा और एक साइड फोर्स रहेगा, तो जो पार्टिकल है उसका नेट जो पाथ होगा, जिस दिशा में फोर्स है उस दिशा में क्या करेगा, बेंड करेगा, और वो स्ट्रेट कर्व। तो कई बार जैसे एग्जांपल देगा कि एक स्टोन है, उसको हम फॉल कर दिए, फ्री फॉल कर दिए, वो कैसा पाथ बनाएगा, तो स्ट्रेट पाथ बनाएगा। सिंपल कंसेप्ट है। अब अगर क्या बोल रहा है कि एक बस है, वो आगे जा रहा है कुछ वेलोसिटी से, वो जाते जाते कुछ समय के बाद बस का वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, बस का वेलोसिटी क्या है, कुछ समय के बाद क्या हुआ, एक स्टोन को गिरा दिया मतलब ड्रॉप कर दिया। हम मान लेते हैं हम खुद बस है, चल रहे, क्या होगा, मेरा वेलोसिटी है, मान लो मेरा 5 मीटर पर सेकेंड, हम ड्रॉप कर दिए, ठीक है। तो इसको, इस पेन को भी क्या मिल जाएगा, इस फ्रेम के साथ 5 मीटर पर सेकेंड। हालांकि हम ड्रॉप किए हैं, इसका वाई में यू क्या होगा, 0 होगा, लेकिन एक्स में तो बस से मिल रहा है उसको ना, कितना, 5 मीटर पर सेकेंड, और नीचे क्या है, ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब क्या हो गया, इसका कर्व कैसा होगा, है ना, पैराबोला। क्या होगा, तो ये पूछता है पैराबोला की स्ट्रेट लाइन, ये सब। अगर दो फोर्स होगा और उसका अगर रिजल्ट बनाएंगे तो स्ट्रेट लाइन, लेकिन एक वेलोसिटी और एक फोर्स होगा तो हमेशा क्या होगा, ठीक इसी तरह कंसेप्ट सर्कुलर मोशन में भी होगा, ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। और अभी इस केस में क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ से ये रिलेट हो रहा है, अब यहाँ पे क्या होने लगेगा कि ये यहाँ पर जो पाथ बनेगा वो पाथ कुछ इस टाइप का होगा, ये कुछ इस टाइप का होगा, समझ गए ना। और ये क्या कराएगा, उसको कर्व पाथ में मूव करा देगा, क्या करेगा, इसको कर्व पाथ में मूव करा देगा। अब इसके अंदर कंडीशन वहाँ पे डिटेल में देखने वाले हैं कि सर्कुलर मोशन कैसे क्रिएट होगा और कब कंटिन्यू करते, क्योंकि ये एक बार घूम गया तो नहीं, अभी और भी घूम सकता है। अभी तो फिलहाल इतना सर्कुलर मोशन है, ठीक है, ये भी क्या कहलाएगा, सर्कुलर मोशन।
पूरा कंप्लीट सर्कल में रिवॉल्व कर रहा है, तो ये कंडीशन उसके साथ लगातार बना हुआ रहना चाहिए। लगातार भी और एफ आपस में क्या होना चाहिए। तो अगर सर्कुलर मोशन है, पूरी तरह से है, सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो रहा है, तो लगातार और भी और एफ में क्या होगा। और यहाँ पे जो वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी का नाम क्या हो जाएगा, टेंजेंशियल वेलोसिटी। क्या नाम होगा इसका, क्योंकि ये ऐसे घूमता रहेगा। वेलोसिटी तो इधर आ जाएगा, भी इधर है ना, वो घूमता रहेगा। वेलोसिटी को क्या कर रहा है, वो फोर्स घुमा रहा, और लगातार फोर्स क्या होगा, उसको 90 डिग्री एंगल बनाएगा। तो फोर्स अपना डायरेक्शन कैसे बदलेगा, नहीं बदलेगा, सब हम लोग डिटेल में देखेंगे सर्कुलर मोशन के चैप्टर में। क्लियर है, बस में आया। अब ध्यान दो, यहाँ पे क्या है, ये सर्कुलर मोशन रोटेशन मोशन है। सर्कुलर रोटेशन है भाई, इसको देखने के बाद किसी का दिमाग घूम गया होगा ना। ये भी रोटेशन है, पिछला भी क्या था, रोटेशन था। क्यों हम ये बात बताएं, क्योंकि सर्कुलर रोटेशन में डिफरेंस मालूम होना चाहिए, क्योंकि एकदम एक मालूम पड़ता है, लगता है कि सर्कुलर भी वही है, रोटेशन भी क्या है, वही है। कुछ नहीं, देखो हम अपने एक्सिस पे घूम रहे, फिलहाल अभी घूम रहे ना, तो हम वो पार्टिकल है जो क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। फिलहाल हम क्या वर्ड यूज़ किए हैं, सर्कुलर मोशन, लेकिन अच्छा वर्ड क्या होगा, रोटेशन मोशन। देखो जब हम रिवॉल्व कर रहे हैं, तो मेरा जो सर्कुलर पाथ बन रहा है वो मेरे पैर के नीचे बन रहा है, या मेरे बॉडी के अराउंड बन रहा है। तो ये सर्कुलर पाथ है, ठीक है, जो यहाँ से ये मेरा डायमीटर बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, मेरा डायमीटर, और ये आधा क्या हो जाएगा यहाँ से, रेडियस। तो ये सर्कुलर पाथ का रेडियस है और मेरा रेडियस, दोनों क्या है, सेम है। या बोल सकते हो कि बॉडी का रेडियस और सर्कुलर पाथ का रेडियस एकदम सेम है, या बॉडी का रेडियस इतना छोटा नहीं है कि तुम उसको इग्नोर कर दो, क्योंकि बॉडी का रेडियस और सर्कुलर पाथ का रेडियस क्या है, सेम है। ऐसे केसेस में हम लोग क्या बोलते हैं, रोटेशन मोशन। क्या बोलते हैं, रोटेशन मोशन। लेकिन अगर मान लो कि सर्कुलर पाथ में, अगर सपोज कर लो कि ये एक सर्कुलर पाथ है, इसका रेडियस क्या दिखा रहा है, आर है, और ये क्या है, एक पार्टिकल है, वो रिवॉल्व कर रहा है किसके चारों तरफ, इसके सेंटर के चारों तरफ क्या कर रहा है, वो रिवॉल्व कर रहा है। तो अगर रिवॉल्व कर रहा है, तो यहाँ पे पार्टिकल का साइज लगभग क्या हो गया, नेग्लिजिबल, क्योंकि रेडियस बहुत बड़ा है और पार्टिकल का रेडियस है ही नहीं। तो क्या हो गया, पॉइंट पार्टिकल। क्या हो गया, पॉइंट पार्टिकल। क्या हो गया, ये पॉइंट पार्टिकल, या बहुत लोग उसको बोलेगा पॉइंट मास। क्या बोलेगा इसको, पॉइंट मास। पॉइंट मास या पॉइंट पार्टिकल बोलने का मतलब हो जाता है कि इसका लेंथ, रेडियस, डायमीटर, वॉल्यूम और एरिया सब कुछ क्या कंसिडर हो जाएगा, जीरो। सिर्फ और सिर्फ ले सकते हैं उसका एक ही चीज़, वो क्या है, मास, और कुछ भी ले नहीं सकते हैं। तो ये अभी क्या है, ये अभी एक तरह का कैसा मोशन है, ये अभी सर्कुलर मोशन है। तुम लोग देखे होगे, नाम सुने होगे, रोटेशन ऑफ अर्थ, रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ, दो वर्ड यूज होता है। सन के अराउंड रिवॉल्यूशन है, क्योंकि सन से अर्थ का दूरी लगभग ऑलमोस्ट जो है 15 करोड़ किलोमीटर एवरेज है, क्योंकि रेडियस जो है तुम्हारा ऑर्बिट का कांस्टेंट नहीं होता है। सन और अर्थ के बीच का दूरी कांस्टेंट, एक साइड ज़्यादा है तो एक साइड क्या है, कम है। तो ऑर्बिट जो है सर्कुलर नहीं है, इलिप्टिकल ऑर्बिट है, लेकिन एवरेज क्या माना गया है, 15 करोड़ किलोमीटर। तो 15 करोड़ किलोमीटर को अगर तुम घुमाओगे तो कितना बड़ा 2π सर्कमफेरेंस बनेगा। उसके मुकाबले सन और अर्थ क्या है, एक छोटा सा, और सन को थोड़ा छोड़ भी दे तो अर्थ क्या है, क्योंकि सर्कुलर मोशन अर्थ कर रहा है, यहाँ पे सन नहीं कर रहा है। सन भी अपने एक्सिस पे रिवॉल्व कर रहा है, उसको मतलब नहीं है, यहाँ पे वो पॉइंट नहीं है, अर्थ रिवॉल्व कर रहा है उस ऑर्बिट में, और अर्थ क्या हो जाएगा, उसके मुकाबले बहुत छोटा सा मास। इसीलिए रिवॉल्यूशन सर्कुलर मोशन को इंडिकेट कर रहा है। क्या कर रहा है, और अर्थ अपने एक्सिस पे भी रिवॉल्व कर रहा है, जिसकी वजह से दिन और रात हो रहा है। तो जब अपने एक्सिस पे घूम रहा है, तो जो रेडियस अर्थ का है वही रेडियस सर्कुलर पाथ का भी। तो इसलिए बोलते हैं एक्सिस पे क्या है, रोटेशन मोशन, और ऑर्बिट में क्या है, रिवॉल्यूशन या सर्कुलर मोशन। क्लियर है ना। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है। तो अभी फिलहाल हम लोग आगे जो रोटेशन मोशन करेंगे, बस उसमें क्या होगा, बॉडी का शेप और साइज क्या हो जाएगा, कंसिडर हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, वो रोटेशन मोशन। और जब शेप और साइज कंसिडर होगा, तो जो जो फैक्टर शेप और साइज पे डिपेंड करता है, वो सब नया टॉपिक वहाँ पे क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ठीक है ना। तो फिलहाल सर्कुलर मोशन से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सर्कुलर मोशंस में अंदर अगला टॉपिक जो होगा हम लोग का, वो होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। अभी हम कंडीशंस में लिखाने के बाद कंडीशन में तुमको यही समझाना चाहें कि तुमको एक चीज़ समझ के रखना है कि सर्कुलर मोशन होने का पहला कंडीशन ये है कि वेलोसिटी के ऊपर एक फोर्स आना चाहिए। वो फोर्स कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर। ये कंडीशन हम तुमको दिखा दिए, समझा दिए। अब आगे चल के इसके अंदर कुछ टर्म एसोसिएट हो रहा है सर्कुलर मोशन के अंदर, वो पढ़ा करके फिर सारा कंडीशन दिखाएंगे करके। क्लियर है, कोई दिक्कत है? चलो आ जाओ, आओ देखते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ध्यान दो अच्छे से। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसको रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से। ध्यान दो कि बात को, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, ये सब हम लोग पीछे पढ़ के आए। फोर्स न्यूटन्स लॉ मोशन में, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन वन डायमेंशन मोशन में पढ़ के आए ना। अब स्ट्रेट लाइन में जो टर्म था, अब वैसा टर्म यूज होगा किसके लिए, सर्कुलर मोशन में। सीधा मूव कर रहे हैं तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एंगल मूव कर रहे हैं तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। वो वेलोसिटी जो स्ट्रेट पाथ कवर करा रहा है, लीनियर वेलोसिटी या
टेंजेंशियल वेलोसिटी, ठीक है, ट्रांसलेशन भी बोलते हैं बहुत लोग, कोई दिक्कत नहीं, सब एक ही है। लेकिन अगर जो वेलोसिटी एंगल में मूव करा रहा है उसका नाम क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी। जो एक्सेलरेशन वेलोसिटी को स्ट्रेट पाथ में चेंज कर रहा है उसका नाम क्या हो गया, लीनियर एक्सेलरेशन या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है ना। लेकिन वो एक्सेलरेशन जो एंगल की वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी को बढ़ा रहा है, एंगल के पास घुमाने की वेलोसिटी, वो देखो अभी, देखो ध्यान दो, अभी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। अब क्या हो रहा है, फास्ट हो रहा है ना, तो यहाँ पे क्या आ गया, एंगुलर एक्सेलरेशन, क्या आ गया, एंगल के पास एक्सेलरेशन आ गया, इसलिए एंगल क्या हो रहा है, फास्ट तरीके से मूव कर रहा है, ठीक है। तो एकदम सेम है। तो अगर पोजीशन चेंज होगा तो क्या कहलाता है, वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज कॉल्ड वेलोसिटी। पोजीशन पर सेकेंड जो चेंज कर रहा है, क्योंकि पोजीशन चेंज नहीं करेगा तो वेलोसिटी होगा। तो अब क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। एकदम सेम टर्म। वहाँ वेलोसिटी था, वेलोसिटी बढ़ भी सकता है, इसीलिए रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। यहाँ पे क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। अब बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन, घटेगा तो रिटार्डेशन, ठीक है। और देखते हैं कि करके, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, पहले एक सर्कल बना लेते हैं हम लोग, ध्यान दो। ये एक सर्कल है और इसका सेंटर से हम मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए, ये एक सेंटर है, एक सेंटर है और ये इसका रेडियस r है। t इक्वल टू 0 सेकेंड पे पार्टिकल यहाँ पर था, इस जगह पे हम इस पॉइंट का नाम दे दिए a, तुम p भी दे सकते हो, कोई इसमें दिक्कत नहीं, a दे दिए, ठीक है। और कुछ सेकेंड के बाद पार्टिकल यहाँ पहुँच गया, t इक्वल टू t सेकेंड पे यहाँ पहुँच गया। इस पॉइंट का नाम क्या दे दिया हम थोड़ी देर के लिए, b, ठीक है। एक साथ दो मोशन देखेंगे, एक सर्कमफ्रेंस पे, एक एंगल पे, क्योंकि आप सर्कमफ्रेंस पे भी ट्रेवल कर रहे हो कुछ और एंगल के पास भी कुछ ट्रेवल कर रहे हो, ठीक है ना। अब ध्यान दो, हम अगर सर्कमफ्रेंस का बात करें तो ये जो पॉइंट होता है, ये जो आर्क होता है, इसको हम सिंपल एस बोलते हैं, आर्क। एस क्या हो गया यहाँ पे, आर्क। इतना सबको पता है, इतना तो मैथमेटिक्स में ही पढ़े हो, ये क्या होता है, आर्क बोलते हैं इसको। ये आर क्या हो गया, रेडियस। ओ क्या हो गया, सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ, ओरिजिन बहुत लोग बोलते हैं इसको। अब ओ बी या फिर ओ ए, दोनों का वैल्यू क्या है, सेम है, लेकिन एज अ फैक्टर दोनों सेम नहीं है, क्योंकि ओ ए इसका पोजीशन वेक्टर है और ओ बी उसका पोजीशन वेक्टर है। तो ओ ए और ओ बी एज अ वेक्टर सेम नहीं है, मैग्नीट्यूड के हिसाब से क्या वो सेम है, ये क्लियर हो गया। इनिशियल पोजीशन ओ ए है, फाइनल पोजीशन क्या है, तो अगर पोजीशन है तो एरो दिखाना बहुत ज़रूरी है। और ये भी क्या हो गया, ये पोजीशन यहाँ से यहाँ चेंज किया, ये पोजीशन यहाँ से यहाँ क्या हुआ, चेंज किया। इस समय में वो दो काम किया, एक आर्क भी कवर किया और एक थीटा। यहाँ पे क्या हो गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, कोई दिक्कत है। अब एक बात ध्यान दो, ये पोजीशन वेक्टर कहीं ना कहीं स्वीप आउट करे ना, जैसे झाड़ू में मारते हैं ना, इसलिए वर्ड यूज किया है, ठीक है। तो स्वीप करने से अगर ये एंगुलर पोजीशन, अगर ये एंगुलर वेक्टर स्वीप ना करे तो ये डिस्प्लेसमेंट होगा। तो तुम बोल सकते हो कहीं ना कहीं ये थीटा क्या, दो एंगुलर पोजीशन के बीच का एंगल भी बोल सकते हो, या फिर एंगल है विच कौन कर रहा है, कौन स्वीप आउट कर रहा है, एंगुलर पोजीशन क्या कर रहा है, सॉरी पोजीशन वेक्टर क्या कर रहा है, एंगल विच इज पोजीशन वेक्टर स्वीप्स आउट इन गिवन टाइम इंटरवल इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एक गिवन टाइम में पोजीशन वेक्टर जो एंगल स्वीप आउट कर रहा है या जो एंगल स्वीप कर रहा है उसी को क्या नाम दिया गया है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है। और ये जितना ज़्यादा होगा गिवन टाइम में, इसका मतलब वेलोसिटी उतना ही क्या है, और जितना कम होगा गिवन टाइम में तो वेलोसिटी उतना क्या है। क्लियर है। और अगर सेम टाइम में बार बार सेम थीटा आ रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है ना, एकदम सेम पहले जैसा वन डायमेंशनल मोशन की तरह। थीटा हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब ध्यान दो, यहाँ पे जो आर्क है ना, इस आर्क में हम लोग एक पॉइंट ऐड कर देते हैं कि ये बहुत स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए है और बहुत छोटा सर्कल है, मतलब बहुत छोटा आर्क है वाला, मतलब कि इस स्ट्रेट लाइन, इस लगभग क्या है, इस क्या है, स्ट्रेट लाइन। ऐसा तभी होगा जब एंगल क्या होगा, बहुत छोटा होगा। देखो हम बहुत छोटा बनाएंगे तुमको देखने में अच्छा नहीं लगेगा, बोलने का मतलब जो उसका कुछ इस टाइप का है। अगर एक सर्कल है, यहाँ है और एक यहाँ, समझ ना, इतना छोटा कि लगभग क्या दिख रहा है तुमको, स्ट्रेट लाइन। जो एरो क्या दिख रहा है तुमको, स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे जो एस है वो एस क्या होगा, ये ना, ये ना एस है, इसको वेक्टर एज वेक्टर दिखा है, तो एस टेंजेंट। और टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट हर पॉइंट पे अपना डायरेक्शन क्या हो रहा है, लेकिन गिवन पॉइंट पे क्या है, एक ही डायरेक्शन है, स्ट्रेट लाइन है, तो इसलिए इसका नाम क्या हो गया, ये टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट हो गया। और एंगल पे क्या हो गया,
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो इसलिए जो आर्क जिसको आप लिख रहे हो, जिसको आप आर्क लिख रहे हो, एक्चुअली वो आर्क एक तरह से क्या है, टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट भी है। क्या है ये? टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट भी है, लेकिन तब है जब थीटा क्या है, स्मॉल है, नहीं तो फिर तो नहीं हो पाएगा। क्योंकि हमको स्मॉल करना है कि वर्ड डिस्प्लेसमेंट यूज़ कर रहे हैं, तो स्मॉल लेके ही सॉल्व करना होगा। क्लियर है? तो चलो एक काम करते हैं, हम इसका इक्वेशन निकाल लेते हैं और ड्राइव कर लेते हैं इसको। ध्यान दो, इन ट्राइंगल ओ ए बी क्या लिखेंगे? साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। बोलो, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर में क्या आ जाएगा, ए बी, हाइपोटेन्यूज में क्या आ जाएगा, ओ बी या फिर ओ आर। यहाँ दोनों ओ ए दोनों सेम है, चलो फिलहाल ओ बी कर लिए। ए बी क्या है, एस, और ओ बी क्या है, आर। ऐसे में कोई दिक्कत है? अब देखो, देयरफॉर एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर साइन, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोग क्या बोल रहे हैं, थीटा बहुत स्मॉल है। तो इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा अगर बहुत छोटा हो, तो साइन थीटा का जो वैल्यू होता है लगभग किसके बराबर होता है, tan थीटा के बराबर भी बोल सकते हो और लगभग थीटा ही बोल सकते हो। जैसे साइन जीरो, थीटा क्या है, जीरो, तो ये वैल्यू क्या आ गया, जीरो। लेकिन ये तब तक ही जब एंगल क्या है बहुत, साइन 30 इज इक्वल 30 नहीं लिख सकते हो, साइन जीरो क्या लिख सकते हो, जीरो। tan जीरो भी, इसलिए वेरी स्मॉल एंगल पे साइन और tan क्या होता है, सेम होता है। ठीक है ना? और ये चीज़ आगे फिजिक्स में, खासकर सर्कुलर मोशन में हर जगह अप्लाई होगा। तो ये बहुत बड़ा बेस है, सर्कुलर मोशन इसके बिना बन नहीं पाता है। क्लियर ना? चलो आ जाओ। तो इस हिसाब से हम यहाँ साइन थीटा का क्या लिख सकते हैं, सिंपली थीटा एस बाई आर। एस बाई आर मतलब क्या हो गया, आर्क बाई रेडियस। क्या हो गया, आर्क बाई रेडियस। तो क्या निकल गया फॉर्मूला, क्या चीज़ का, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या निकल गया, आर्क बाई रेडियस। अब बहुत लोग लिखता है इसकी जगह एस बाई आर, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बात तो एक ही है। तो थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, एस बाई आर लिख सकते हो। ठीक है? आगे चल के बताएंगे कि किस तरह से ये चैप्टर कई बार सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन को ही उठा के डालता है, टफ ट्विस्ट पॉइंट को डालता ही नहीं है। फिर भी दिमाग में बच्चों के फोबिया बैठा होता है कि सर्कुलर मोशन है, टफ होगा, इसकी वजह से क्वेश्चन क्या लगने लगता है, टफ लगने लगता है। अदरवाइज टफ होता बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो 24 में, 23 में, 22 में, 21 में भी ईजी था। पूछा था कि बेयरिंग मतलब क्या होगा, वेलोसिटी वेरी होगा और एक्सीलरेशन भी वेरी होगा। हाँ, बस ये डायरेक्शन पे पूछ दिया था। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के अंदर से पूछ देता है। जेईई मेन के अंदर क्वेश्चन अच्छा बनेगा, क्योंकि उनको भी कुछ चैप्टर चाहिए होता है जहाँ से अपना वो कमाल दिखा सके। तो एडवांस हो गया, एडवांस में देखो क्या क्या चैप्टर अच्छा चल जाता है, प्रोजेक्टाइल मोशन, सर्कुलर मोशन, कोलिजन मोमेंटम, एसएचएम, वेव और इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्टिक्स, ये सब कमाल का चैप्टर है। मतलब जहाँ पे अपना ना एग्जामिनर भी अपना बहुत सारे वेरिएशंस को लगा सकता है अप्लाई करके कि ये कितना मस्त क्वेश्चन आ गया, जिसमें रोटेशन मोशन सबसे टॉप लिस्ट पे है। एक क्वेश्चन बहुत फेमस हुआ था, वो हर एक यूट्यूबर जो अपने आप को वायरल होना चाहता है, जेईई एडवांस का वो क्वेश्चन जरूर सॉल्व करता है। ठीक है? वो क्वेश्चन ऐसा वाला है, देखिए ऐसे करके एक चक्का यहाँ पे, एक चक्का यहाँ पर है और इसके एक्सिस लेके घूम रहा है, वो पूछ रहा है। ये क्वेश्चन हर एक टीचर दूसरे को बोला कि तुम गलत सॉल्व कर रहे, तुम गलत सॉल्व कर रहे, एक दूसरे को सब गलत बोल रहा है, बोला कि हम जो कर रहे हैं सही, तुम जो कर रहे गलत है। इतना कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। सोच रहे हो कि क्वेश्चन एग्जाम में बच्चा के पास आ गया होगा, तो जेईई एडवांस में क्या करेगा उसके साथ वो। और जो भी टीचर समझा रहा है उसको 1.5 घंटा के अंदर वो एक लेक्चर कंप्लीट कर रहे हैं एक क्वेश्चन के लिए, 1.5 घंटा में एक क्वेश्चन, 1.5 घंटा में उसको समझाने में लग जा रहा है टाइम। तो ऐसा क्वेश्चन को क्या करोगे आप, थोड़ी तुम उसको एग्जाम में बैठ के बनाओगे। ये क्वेश्चन बनाने के लिए नहीं है, ये क्वेश्चन छोड़ने के लिए जाल है, ये क्वेश्चन नहीं जाल है। जो फंसा है इसमें उसका सारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, छूट जाएगा। हाँ, लेकिन सीखने वाला बात है तो सीखना है, वो चीज़ अलग बात है। ठीक है? और ध्यान दो, थीटा इक्वल टू क्या हो गया, एस बाई आर। क्लियर है? ये निकल गया। लेकिन ज़्यादातर बच्चा फॉर्मूला इसको ऐसे याद रखता है, एस इक्वल टू आर थीटा। एस इक्वल टू, एस क्या है, टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट। एस क्या है, टेंजेंट जो होता है ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन की तरह कंसिडर होता है। टेंजेंट क्या होता है, स्ट्रेट लाइन की तरह होता है। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये रिलेशन हो गया लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब एक थोड़ा बात समझो, ऐसा क्यों होता है, हम इस बात को थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं। थोड़ा देखिए मैं बात को गौर करना, समझना इस बात को अच्छे से। अगर मान लेते हैं कि ये एक व्हील है, ठीक है, मान लेते हैं क्या है, एक व्हील है, ठीक है, और अभी ये पॉइंट यहाँ पर है, वापस जब घूम के इसी पॉइंट पे आ जाएगा तो एक सर्कुलर मोशन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा ना। देखो हम स्टार्ट किए, अभी घुमाना स्टार्ट कर रहे हैं, उसको वेट करेंगे ऊपर कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा, कब आ गया, ठीक है ना, नहीं अब आया, आ गया, ठीक है ना। तो कितना घुमाइए,
2 पाई आर। एक सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो गया ना, तो एक सर्कुलर मोशन कितना कवर किया होगा 2 पाई आर। और तुम ये जो डिस्टेंस मेजर करोगे कितना आगे बढ़ा, देखना एग्जैक्टली क्या होगा, वो 2 पाई आर होगा। एक सर्कल को, एक चक्का को अगर तुम थोड़ा देर के लिए, एक सर्कल है, इसको तुम अगर ऐसे थोड़ा देर के लिए है, और इसको तुम क्या करो, इसको तुम खोल दो, इसको खोल दो, तो खोलने का जो स्ट्रेट लाइन गिरेगा कैसे गिरेगा 2 पाई आर होगा ना। तो अगर वो चक्का जो है एक सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर रहा है, 1 मिनट जस्ट थोड़ा सा रुको, क्लोन कर लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर अगर इसका मान लेते हैं कि रेडियस जो क्या है, रेडियस स्मॉल कैपिटल आर है, ये भी रेडियस क्या कैपिटल आर है, और ये पॉइंट ए है, और ये सर्कुलर मोशन करना स्टार्ट किया, घूमते घूमते फिर क्या आ गया, फिर वापस पॉइंट ए कहाँ आ गया, ऊपर आ गया, सेम पॉइंट घुमा और वापस सेम पॉइंट पे आ गया। तो इसका जो सेंटर है, इसका जो सेंटर है और इसका जो सेंटर है, मतलब कि सिंपल ये डिस्टेंस जिसको क्या बोलेंगे लीनियर डिस्प्लेसमेंट, वो कितना होगा 2 पाई आर होगा। कितना होगा, बात समझ में क्या बोले हम। तो इसीलिए जो टेंजेंट पे डिस्प्लेसमेंट है, इसको हम सर्कमफ्रेंस बोलते हैं, वो किस क्या कंसिडर होता है, वो कंसिडर होता है लीनियर डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है। तो रिलेशन बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एस इक्वल टू आर थीटा। लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से क्या होता है, ज़्यादा होता है। तुम देखो अगर बात करें इस केस में कि बॉडी का लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, तो हम आंसर क्या लिखेंगे 2 पाई आर। और जब एक सर्कुलर मोशन कंप्लीट हुआ तो एंगल पे कितना डिस्प्लेस किया 2 पाई, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 2 पाई। तो आर टाइम ज़्यादा है ना, ये एस है और ये क्या है थीटा है, कौन ज़्यादा है, तो सेम टाइम में दोनों हो रहा है। टाइम क्या दोनों के लिए अलग है, टाइम दोनों के लिए क्या है सेम है। तो ये सब कुछ क्या हो रहा है इन सेम टाइम। और चूंकि ये एक सर्कुलर मोशन हुआ है, ये टाइम कौन सा होगा, टाइम पीरियड आगे जाके डिस्कस करेंगे। एक सर्कुलर मोशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसका नाम क्या होता है टाइम पीरियड, ठीक है ना। तो इन सेम टाइम, और यहाँ पे जो टाइम है वो टाइम कौन सा है टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल टी से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल टी से। इसे ऑन कर दो ना। अब देखो यहाँ पे ध्यान दोगे कि ये निकाल लिए, इसका मतलब कि अगर सेम टाइम में टेंजेंट पे ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट है और एंगल पे कम है, तो टेंजेंट क्या है फास्ट मूव कर रहा है और एंगल क्या कर रहा है स्लो मूव कर रहा है। बात समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं हम। पंखा जब चलता है तो देखना कॉर्नर पे जो है बहुत धुंधला दिखता है, लेकिन सेंटर पे क्या दिखता है, और एग्जैक्टली जो बीच में होता है ना वो तो लगता है घूम ही नहीं रहा हो, तो क्या है एग्जैक्टली तुम अगर उस पर फिंगर भी रख दोगे ना तो तुम्हारा फिंगर उसी जगह पे रहेगा। अगर पिन डाल दोगे पंखा में तो वहाँ पे पिन उसी जगह रहेगा। हाँ अगर वो चीज़ हाथ यहाँ रखोगे तो हाथ उसका घूम जाएगा। जैसे पंखा घूम रहा है, तुम कॉर्नर पोजीशन में किसी हाथ रखो तो हाथ तुम्हारे साथ क्या हो जाएगा घूम जाएगा, लेकिन सेंटर पे एकदम एग्जैक्टली हाथ रखोगे देखो वो घुमा ही नहीं। इसका मतलब कहीं ना कहीं सेंटर पे डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा। सेंटर क्या है फिक्स है। सेंटर क्या है, अरे भाई सेंटर फिक्स नहीं रहेगा फिर तो पंखा ही भाग जाएगा ना, है ना। पंखा को तो वहीं पर रहना है, तो उसका सेंटर क्या होगा, सेंटर पूरा बॉडी का पार्ट होता है ना, सेंटर ऑफ मास, मतलब क्या पूरा बॉडी का पूरा मास। तो अगर सेंटर मूव करेगा तो पंखा भी घसक जाएगा, पूरा मास घसक जाएगा। तो वहाँ पे प्योर रोटेशन मोशन है जो आगे बात करेंगे, ठीक है, उसको भी छोड़ देते हैं। तो ये हो गया। इसका मतलब कि आने वाले टॉपिक में जितना भी स्टडी करेंगे हम लोग, टेंजेंट पे सब कुछ फास्ट होगा और एंगल पे क्या होगा स्लो होगा। तो कोई अगर तुमसे बोले पंखा में हाथ रखना है बहुत तेज चल रहा है, तुम कहाँ पर रखोगे सेंटर पे ना, कि वहाँ पे क्या होगा स्लो होगा। और टेंजेंट पे रखे तो उंगली का क्या हो जाएगा, उंगली का हाँ ठीक है, क्योंकि फास्ट है। कितना फास्ट है तो 8 टाइम्स आगे दिख जाएगा। फिलहाल फॉर कंप्लीट सर्कुलर मोशन, फिलहाल फॉर कंप्लीट सर्कुलर मोशन, एक कंप्लीट सर्कुलर मोशन के लिए एस क्या हो जाएगा 2 पाई आर। एस क्या होगा, अरीफा बोल नहीं रही हो, आना है फाइल करना है, ठीक है। एस क्या है 2 पाई, सब लोग बोलो। तो थीटा क्या हो जाएगा एस बाई आर, एस 2 पाई आर और आर क्या काट दो क्या आ गया, ठीक है ना। ये तो ऐसे भी दिखाई दे रहा था हम लोग को, ठीक। अब आते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट देख लेते हैं। यूनिट क्या हो जाएगा रेडियन। शॉर्टकट में क्या बोलते हैं हम लोग उसको, बोलते हैं देखो ऐसे तो डिग्री भी बोलते हैं हम लोग, 30 डिग्री 60 डिग्री एंगल को, लेकिन यहाँ डिग्री मेजर नहीं होगा रेडियन में। जैसे कि अगर मान लो 30 डिग्री ना बोल क्या बोलेंगे लोग पाई बाई 6 क्या रेडियन। 60 डिग्री ना बोल क्या बोलेंगे हम लोग पाई बाई 3
रेडियन। 90 डिग्री ना बोले क्या बोलेंगे हम लोग? पाई बाई 4 रेडियन। सॉरी 45 हो जाएगा, पाई बाई 2 रेडियन। 45 को क्या बोलेंगे हम लोग? पाई बाई 4 रेडियन। और 360 क्या बोलेंगे हम लोग? 3। तो हम लोग सबको ही जानते हैं, तो यूनिट यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे रेडियन होता है, ठीक है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये स्केलर है कि वेक्टर है? ये स्केलर है कि वेक्टर है? देखो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वर्ड यूज़ किया गया है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। हम पहले ही बताया कि बहुत बड़ा एंगल लेंगे तो फिर वो वेक्टर, क्योंकि डायरेक्शन क्या हो रहा है? चेंज कर रहा है ना। बात समझो, हम लोग जानते हैं क्या वेक्टर एक कैसा क्वांटिटी, इसका डायरेक्शन चेंज। तो ये बुक्स में लिखा होता है कि बहुत छोटा, लेकिन वो सॉल्व किए ना, बहुत छोटा है तो क्या होगा? वो डिस्प्लेसमेंट होगा। बहुत बड़ा होगा तो भी वो डिस्प्लेसमेंट की तरह उसको सॉल्व कर रहे होते हैं कि स्मॉल मान के ये फॉर्मूला हम लगा दिए, किसके लिए? स्मॉल के लिए, लेकिन अप्लाई किसके लिए किए? कंप्लीट सर्किल के लिए भी तो किए ना। तो इसीलिए बोलता है कि वेक्टर जो होता है ना, आगे हम लोग वेक्टर पढ़े थे कि कुछ कम्युनिटिव लॉज होता है, कुछ एसोसिएटिव लॉज होता है, वो फॉलो करता है। तो ये अगर जब वेक्टर रहेगा तो वेक्टर का सारा लॉ क्या करेगा? फॉलो करेगा। वेक्टर नहीं रहेगा तो सारा लॉ फॉलो नहीं करेगा। तो स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या करेगा? सारा वेक्टर का लॉ फॉलो करेगा। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। कैसा क्वांटिटी है? तो अब वेक्टर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका मतलब तो ये भी हो गया ना कि अगर वेक्टर का बात बोल रहे हैं तो ये कौन सा वेक्टर है? क्योंकि वेक्टर हम पढ़े थे, वेक्टर जब स्टार्ट किए थे तो वहाँ बताए थे एक एक्सियल होता है, एक पोलर होता है। और अभी तक जितना हम लोग पढ़ के हैं सब कैसा वेक्टर है? जैसे तुम गौर करो कि डिस्प्लेसमेंट यहाँ से स्टार्ट हो, यहाँ खत्म हो गया, वेलोसिटी यहाँ से यहाँ तक, एक्सेलरेशन एक एरो दिखाते थे ना। अभी तक हम लोग वेक्टर को एक एरो से प्रेजेंट किए। एरो का एक स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है, एक एंड पॉइंट भी होता है। अब बोले तो वेक्टर का लेंथ जो होता है वो क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। लेंथ ज़्यादा होगा तो मैग्नीट्यूड क्या होगा? लेंथ कम होगा मैग्नीट्यूड क्या होगा? ठीक है ना। तो जिसका ज़्यादा कम का बात करेंगे कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, तब तो ज़्यादा कम डिसाइड करेंगे। और जिसका इनिशियल फाइनल पॉइंट है उसको क्या बोलते हैं? पोलर वेक्टर। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, ये सब कैसा वेक्टर था? सब पोलर वेक्टर था। अब बात आता है इसका, तो ये पोलर वेक्टर नहीं है। इसका एक प्रॉब्लम ये भी है, ध्यान दो। हम डायरेक्शन को देखते हैं, तो डायरेक्शन का बात अगर करें, फिलहाल मान लो कि एक सर्कुलर मोशन हो रहा है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, और ये दूसरा सर्कुलर मोशन हो रहा है कहाँ पे? क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये हम लोग का राइट हैंड है। राइट हैंड रूल लगा करके यहाँ पे हम लोग डायरेक्शन निकालते हैं। किसका? वेक्टर का। कौन सा वेक्टर का? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर एक्सेलरेशन। इस टॉपिक में जितना भी टर्म्स आने वाला वेक्टर अभी जितना भी आएगा, सबके लिए सेम रूल है, राइट हैंड थम्स रूल। तो राइट हैंड थम्स रूल के हिसाब से राइट हैंड थम्स रूल में आप गौर करो, ये हम लोग का राइट हैंड है, ये फोल्डिंग फिंगर है, ठीक है, और ये फोल्डिंग फिंगर के बाद ये हम लोग का हाथ और ये थम्स है ना। ये फोल्डिंग फिंगर क्या बताएगा कि डायरेक्शन ऑफ सेंस ऑफ रोटेशन, किस डायरेक्शन में घूम रहा है? सर्कुलर के, सॉरी, एंटी क्लॉकवाइज के क्लॉकवाइज। तो ये डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, ये क्या दिखाएगा? डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। क्लियर है। और ये क्या बताएगा? डायरेक्शन किसका? वेक्टर का। कौन सा वेक्टर? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन। इन तीनों का नाम क्या है? एक्सियल वेक्टर। क्यों? अभी दिखा देंगे। तो किसका डायरेक्शन दिखाएगा? एक्सियल वेक्टर का। एक्सियल वेक्टर। कोई दिक्कत है? चलो फिलहाल अभी आते हैं, घुमाओ इसको। कैसे घूम रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे नहीं घुमा सकते क्योंकि ये फोल्डिंग फिंगर नहीं है। ये फोल्डिंग फिंगर कोई अगर ऐसे रख के घुमा रहा है तो उसका आंसर क्या आ जाएगा? क्या ऐसे फिंगर फोल्ड होता है हम लोग का? नहीं होता। अब किसी का होता हो तो फिर तो भी मत कर देना, ठीक है। बोले मेरा तो होता है, ठीक, इधर आ जाओ। तो ये क्या हो गया? एंटी क्लॉकवाइज। थम्स कहाँ आ रहा? ठीक है। अब बाहर है तो कहीं तो अंदर से आया होगा। बाहर, अंदर कहाँ से? कितना अंदर से? कहीं से भी ले सकते हो। कब बाहर कहाँ तक? देखो क्या अगर तुम बहुत दूर जा रहे हो तो कैसे डायरेक्शन चेंज हो रहा है? ऐसे डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है। तुम और ले जाओ, बस में है ना। तो एक्सिस का कोई लिमिट नहीं होता। एक्सिस तुम छोटा रखो या एक्सिस का इनिशियल पॉइंट भी नहीं होता है, फाइनल पॉइंट भी। कई बार तो एक्सिस इमेजिनरी होता है, एक्सिस होता भी नहीं है, एक्सिस होता भी नहीं है, इमेजिनरी होता है वो, ठीक है ना। तो एक्सियल वेक्टर का ना तो स्टार्टिंग पॉइंट है ना तो फाइनल पॉइंट है, इसीलिए पोलर नहीं है। एक्सियल वेक्टर के पास कोई पोल नहीं होता, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? एक्सियल वेक्टर। अभी देखो क्या हो जाएगा, ये होगा नहीं, ये नहीं होगा, ये होगा, हाँ मैच कर गया। थंब कहाँ है? अंदर की तरफ। तो डायरेक्शन कहाँ होगा? अंदर की तरफ। बात समझ रहे हैं? तो देखो यहाँ पे अगर हम बनाएंगे, ये ऐसे है और ये कहाँ चला गया? अंदर की तरफ। और ये बाहर आया, अंदर से कहाँ गया? बाहर की तरफ, ठीक है ना। तो थीटा का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? ये। और डायरेक्शन क्या हो जाएगा? कोई भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को ऐसे डायरेक्शन मत दिखाना, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन
घूम रहा है, वो सेंस ऑफ रोटेशन है। डायरेक्शन किससे दिखाएंगे? एक्सिस से। और इससे पता चल रहा है, देखो उसका डायरेक्शन क्या फिक्स है ना। अगर तुम एंगल पे दिखाओगे डायरेक्शन तो एंगल डायरेक्शन से क्या डायरेक्शन बदल रहा है ना, और जिसका डायरेक्शन बदलता वेक्टर होता है, तो फिर ये वेक्टर कैसे होगा? इसीलिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को तुम एंगल पे डायरेक्शन नहीं दिखा सकते हो, कहाँ दिखाओगे? एक्सिल पे। क्लियर हो गया? तो ये हो गया। अभी आगे जितना भी टॉपिक आने वाला है सबका सेम रूल होगा। तो इसका मतलब कि ये कैसा क्वांटिटी है? ये एक तरह का वेक्टर क्वांटिटी है। कैसा वेक्टर है? एक्सियल वेक्टर है। कैसा वेक्टर है? एक्सियल वेक्टर है। तो ये कुछ पॉइंट्स हो गया जो ज़रूरी था समझना। ठीक है, समझ में आया सबको? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का टॉपिक हम लोग का पूरी तरह से क्या हो गया है? कंप्लीट हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब ध्यान दो, अब आता है बात किसका? एंगुलर वेलोसिटी का। एंगुलर वेलोसिटी तो बहुत सिंपल है। एंगुलर इसको रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से। वेलोसिटी को बी से, एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से। क्लियर है? क्या होता है वेलोसिटी फॉर्मूला? चेंज इन पोजीशन बाय टाइम, या सिंपल बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, है ना। तो क्या हो जाएगा? एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी को सिंपली हम लोग लिखते हैं ओमेगा से ही। ठीक है, ओमेगा क्या हो जाएगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। कोई दिक्कत है? टाइम। अब देखो इसमें ध्यान दो, चूंकि ओमेगा हम लिख रहे हैं तो चेंज इन पोजीशन, थीटा क्या हो गया? पोजीशन, और डेल क्या हो गया? चेंज इन पोजीशन। तुम बोल सकते हो कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या हो गया? डेल टी। ठीक है, अगर चेंज तुम कैलकुलेट किए तो कोई कुछ ना कुछ तो एंगल आएगा चेंज, क्योंकि एंगल का डिफरेंस है तो कुछ ना कुछ एंगल ही आएगा, और ये टाइम का डिफरेंस कुछ टाइम ही आएगा, इसलिए बहुत होगा। ऐसे भी लिखता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय, तो यहाँ पे थीटा डिस्प्लेसमेंट है और डेल थीटा क्या है? चेंज इन पोजीशन है, मतलब कि तो भी डिस्प्लेसमेंट है। क्लियर है? बाय टाइम। ये हो गया। अच्छा सर, उसके बाद अगर आप ऐसे लिखते हैं, ऐसे डी थीटा बाई डी टी, तो याद आया कुछ? स्मॉल चेंज उसी जगह पे, उसी इंस्टेंट पे। तो अभी ओमेगा क्या कहलाएगा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये कांस्टेंट भी हो सकता है और वेरिएबल भी हो सकता है। क्लियर है? अगर कांस्टेंट हुआ तो कांस्टेंट आएगा, जगह वेरिएबल है तो वेरिएबल आएगा। तो ये वाला जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी है वो इंस्टेंटेनियस कहलाएगा, लेकिन वो नहीं कहलाएगा इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्लियर है? अब देखो यहाँ पे ओमेगा भी वेक्टर क्वांटिटी है। कैसा वेक्टर है? एक्सियल वेक्टर है। कैसा वेक्टर है? देखो ये सब पता है बेसिक है, ये सब बेसिक है। अभी अपना स्टार्ट लेगा। और इसका यूनिट क्या हो जाएगा? यूनिट हो जाएगा रेड पर सेकेंड, तो रेडियन पर सेकेंड। कोई दिक्कत है? इजी आता है। अच्छा, फॉर्मूला पर चल गया। अगर बात करें फॉर कंप्लीट सर्कुलर मोशन, किसके लिए? फॉर कंप्लीट सर्कुलर मोशन। देखो इसमें लोचा है थोड़ा सा, समझना यहाँ पे। फॉर कंप्लीट सर्कुलर मोशन, एक कंप्लीट सर्कुलर मोशन के लिए थीटा क्या होता है? ध्यान दोगे, ये थीटा जो 2 पाई है, ये 2 पाई कांस्टेंट तरीके से मूव कर रहा है तो भी 2 पाई, वेरिएबल तरीके से मूव कर रहा है तो भी 2 पाई। एक सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो, अगर वो एक कंप्लीट कर रहा है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कोई फर्क पड़ने वाला 2 पाई होगा। फर्क पड़ेगा तो बस टाइम पे। अगर वेलोसिटी बढ़ाएगा तो टाइम क्या लगेगा? वेलोसिटी घटाएगा टाइम क्या लगेगा? तो एंगल पे कोई फर्क आने वाला नहीं है एक कंप्लीट के लिए। टाइम पे क्या आ सकता है? फर्क आ सकता है। इसीलिए ओमेगा का फॉर्मूला लिखा जाता है यहाँ पे। एक कंप्लीट सर्कुलर मोशन में जो टाइम लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड बोलते हैं। और याद रखना, टाइम पीरियड जो होता है किसी भी सर्कुलर मोशन का कैरेक्टर होता है कि वो इस टाइम में एक बार घूम जाता है। अगर किसी का टाइम पीरियड दिया हुआ है 4 सेकेंड, तो हर 4 सेकेंड में एक राउंड मार देगा वो। ठीक है ना? अगर पहला राउंड 4 सेकेंड में मारा, अगला राउंड 3 सेकेंड में, फिर अगला राउंड 2 सेकेंड में, तो फिर वो उसको टाइम पीरियड नहीं बोला जाएगा, मतलब वो वेरिएबल टाइम हो गया। ठीक है ना? तो अक्सर इस तरह का जो कंसीडर हम लिख रहे हैं यहाँ पे कि टाइम पीरियड लिख दिए, तो टाइम पीरियड क्या होना चाहिए यहाँ पे? कांस्टेंट होना चाहिए। और जब टाइम पीरियड कांस्टेंट होगा तो इसका मतलब ये फॉर्मूला भी कब यूज़ होगा? जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगा। तो इसलिए यहाँ से अभी जो ओमेगा फॉर्मूला आएगा, ओमेगा इक्वल टू थीटा बाई टी। थीटा बाई टी, थीटा कितना है एक कंप्लीट के लिए? 2 पाई। और टाइम क्या लगा? टी। ये सिर्फ और सिर्फ तब यूज़ होगा ओनली व्हेन, कब? जब व्हेन यूनिफॉर्म, हाँ यूनिफॉर्म
सर्कुलर मोशन होगा। यूनिफॉर्म का मतलब एक सा, एक जैसा नहीं, या फिर स्लो भी ऐसे ऐसे स्लो अचानक स्लो हो गया, नहीं नहीं कर सकते। ठीक है, ये आप सब जगह यूज़ कर सकते हो। वेरिएबल है, जितना एंगल कवर किया जितना टाइम लगा, जितना टाइम लगा, चाहे वो कांस्टेंट हो या फिर, लेकिन ये सब जगह यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो ये एक पॉइंट रखने वाला बात है। अच्छा, तो अभी चूंकि बार बार टाइम पीरियड का कंसेप्ट आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पे एक बार देख लेते हैं कि टाइम पीरियड क्या चीज़ होता है, फ्रीक्वेंसी क्या चीज़ होता है। ठीक है ना, तो और देखते हैं हम लोग क्या है कि टाइम पीरियड क्या चीज़ है। टाइम पीरियड, ध्यान दो, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टी से। टाइम टेकन बाय ए पार्टिकल टू कंप्लीट अ सर्किल या सर्कुलर मोशन, अ सर्किल या फिर अ सर्कुलर या फिर वन सर्कुलर मोशन। एक सर्कुलर मोशन कंप्लीट करने में जो समय लगे उसी का नाम क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड हो जाएगा। तो अगर इसको ऐसे लिखा जाए कि मान लेते हैं कि टी सेकेंड में एक रिवॉल्यूशन हो गया, एक क्या हो गया, रिवॉल्यूशन हो गया। एक रिवॉल्यूशन मतलब कि एक सर्कल बन गया। तो एक सेकेंड में कितना बनेगा, एक सेकेंड में कितना बनेगा, 1 रिवॉल्यूशन डिवाइड बाई टी सेकेंड। तो देखो ये रिवॉल्यूशन है कितने देर में, टी सेकेंड में, और ये रिवॉल्यूशन कितने देर में, एक सेकेंड में। तो रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, रिवॉल्यूशन पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। एक सेकेंड में जितना बार रिवॉल्व कर जाए, अगर एक बार रिवॉल्व किया एक सेकेंड में तो फ्रीक्वेंसी एक ही है। 2 बार रिवॉल्व कर गया तो फ्रीक्वेंसी क्या है, 2 है। अगर 4 बार कर गया तो कई बार ऐसा भी हो सकता है ना, बहुत स्लो है, एक सेकेंड में वो पूरा कंप्लीट ही नहीं कर पाया, हाफ ही हो गया, तो क्या हो, फ्रीक्वेंसी हाफ होगा। एक सेकेंड में जितना साइकिल कंप्लीट करेगा, चाहे हाफ हो, क्वार्टर हो, 4 टाइम्स हो, 1/4 हो, इससे मतलब नहीं, इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी हो जाएगा n से, क्या होगा, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 सेकेंड। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 सेकेंड, फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, n का 1/t, यूनिट क्या हो जाएगा, रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। अगर पर मिनट में दिया होगा तो सर कंसिडर नहीं होगा फ्रीक्वेंसी। जब तक आप एक सेकेंड में नहीं निकालते हैं वो फ्रीक्वेंसी कंसिडर नहीं होगा। फॉर एग्जांपल बोल रहा है क्या, फॉर एग्जांपल एक पार्टिकल है, वो क्या कर रहा है, 300 रिवॉल्यूशन कर रहा है कितने देर में, पर मिनट में, तो इसका फ्रीक्वेंसी 300 नहीं होगा। देयरफॉर फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है क्या, 1/t, मतलब कि इन 1 सेकेंड, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ टाइम पीरियड तो दिया हुआ है नहीं, टाइम पीरियड तो दिया हुआ, तुम निकाल सकते हो टाइम पीरियड, लेकिन फिलहाल हमको उससे मतलब नहीं है। 1 मिनट मतलब क्या हो गया, 60 सेकेंड। तो तुम क्या करोगे, उसको 60 से डिवाइड कर दोगे, तो फ्रीक्वेंसी 60 सेकेंड में बंदा कितना रिवॉल्व कर रहा है, 300 बार, है ना। तो 1 सेकेंड में क्या हो जाएगा, हाँ, तो हो जाएगा 1 सेकेंड में हो जाएगा आपका 300 रिवॉल्यूशन डिवाइड बाई 60 सेकेंड। सॉल्व करेंगे आ जाएगी 5 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। तो याद रहेगा, फ्रीक्वेंसी जब भी निकालना होगा तो आप क्या करेंगे, 1 सेकेंड में ही निकालेंगे। अब अगर फ्रीक्वेंसी निकल गया तो टाइम पीरियड भी निकल जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं n इक्वल टू 1/t होता है, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, t इक्वल टू 1/n, और n कितना है 5, है ना। तो क्या आ गई है 0.2 सेकेंड, 0.2 सेकेंड में एक सर्कल बन जाएगा। 0.2 सेकेंड में क्या होगा, एक सर्कल बन जाएगा। आजकल जैसा ज़माना चल रहा है, कोई फ़ायदा नहीं इतना पढ़ के बचे लगा, ऐसे ही क्वेश्चन आ गया, ठीक है। जैसा ज़माना चल रहा है ऐसा क्वेश्चन गिर जाता है, जिसका एक्सपेक्टेशन नहीं होता है कि पूछेगा, लेकिन वो भी आ जाता है, ठीक है। जिसका एक्सपेक्टेशन होता है बच्चा आसमान तक तैयारी करता है, और क्वेश्चन कहाँ से आता है, ज़मीन से आता है। ज़मीन भी नहीं गहरा, मतलब ज़मीन भी बहुत हाँ पाताल से आगे जो है वहाँ से थोड़ी आएगा। और वैसा क्वेश्चन जो बोले रही इसको छोड़, इसको थोड़ी पूछेगा नीट में, इसका ऐसा जो थोड़ी होगा, वही आगे बोला इसको तो देखे ही नहीं थे हम तो, ठीक है। तब टफ चीज़ के चक्कर में बच्चा क्या हो, बेसिक चीज़ को छोड़ के भाग रहा है, ठीक है। तो आ जाओ, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा सर, इसका फॉर्मूला पहले क्या था बोलो।
बोलो, पहले क्या था? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो यहाँ क्या होगा? चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम। चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम। ओके, तो यहाँ से इसका फॉर्मूला क्या हो गया? क्या हो गया? अल्फा इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम। चेंज कुछ ना कुछ वेलोसिटी आएगा और ये कुछ ना कुछ टाइम आएगा, तो इसको भी आप लिख सकते हो। और अगर बहुत स्मॉल होगा तो क्या लिखेंगे? डी ओमेगा बाई डी टी। इसको आप लिख सकते हो क्या? इंस्टैंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। और यूनिट क्या हो जाएगा इसका? रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। राइट, पर सेकेंड बाई सेकेंड, पर सेकेंड स्क्वायर। ये भी कैसा क्वांटिटी है? एक्सियल वेक्टर है। कैसा वेक्टर है? एक्सियल वेक्टर है। कोई दिक्कत है? नहीं है। अब बात समझो, अगर इफ ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इफ ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा कांस्टेंट हो जाएगा तो अल्फा क्या आ जाएगा? ज़ीरो। कोई एंगल पे एक्सेलरेशन नहीं है, कोई एंगल पे वो एक हरकत में मूव कर रहा है। देखो डायरेक्शन तो बदल रहा है, लेकिन एटलीस्ट वो रेट क्या है? रेट कांस्टेंट है। डायरेक्शन तो बदल रहा है, ठीक है। ऐसे बात करेंगे तो सर्कुलर मोशन कभी यूनिफॉर्म नहीं होगा, लेकिन चूंकि सर्कुलर ही तो पढ़ रहे हैं तो डायरेक्शन तो बदलना ही पड़ेगा। सीधा पार्टिकल मूव करता हो कभी सर्कुलर हो सकता है? इसीलिए यहाँ पर जब भी यूनिफॉर्म बोल रहा होता है तो डायरेक्शन तो कॉमन सेंस है, सर्कुलर में चेंज करेगा। तो यूनिफॉर्म एक्चुअली क्या बात कर रहा है? उसके मैग्नीट्यूड का। वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। अब धीरे धीरे हम लोग यहाँ आ रहे हैं। अब यहाँ से टॉपिक अपना लेवल उठाएगा। थोड़ा सा अगर ध्यान इधर उधर भटकेगा तो कोई टॉपिक छूटना स्टार्ट होगा, क्वेश्चन रिलेट नहीं कर पाओगे, ठीक है। ध्यान दो, तो ये ओमेगा कांस्टेंट तो अल्फा जीरो हो जाएगा। इसी का नाम होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो याद रखना, जब भी तुमको बोले कि सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म है तो तुम क्या चीज़ जीरो कर दोगे? अल्फा जीरो कर दोगे। अब अल्फा जीरो करने से उसके साथ और कौन कौन जीरो हो जाएगा? अब ये एक अलग बात है कि और क्या क्या साथ में जीरो होगा। क्लियर है? तो फिलहाल अभी अगर हम देखा जाए तो एक सर्कुलर मोशन को होने के लिए कंडीशन हम लोग देखिए, एक सर्कुलर मोशन के साथ दो काम चल रहा है, एक टेंजेंट पे और एक कहाँ पे? एंगल पे। एक टेंजेंट पे और एक एंगल पे। तो एक सर्कुलर मोशन होने के लिए क्या क्या चीज़ का कंडीशन है, क्या क्या वेलोसिटी है, कितना वेलोसिटी है और कितना फोर्स है और कितना एक्सेलरेशन है। तो इन चीज़ों को करने से पहले हम एक जनरल आइडिया देंगे तुमको, फिर उसके बाद बताएंगे कि सर्कुलर मोशन दो कैटेगरी में डिवाइड हो जाएगा। एक होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, दूसरा नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। 2 मिनट का ब्रेक देंगे, हल्का सा एक बार रिवाइज कर लो, नहीं तो मेरा एनर्जी डाउन हो जाएगा। एक बार देख लो इसको।